हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। एक्चुअली मेरे पास कई कमेंट्स आए, कई मैसेजेस आए कि रोहित भाई, अगर क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी हो तो ज़रूर हमको बताइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं कई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। और अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में डीप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस पर अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या चलो ठीक है, मैं अपने मन से ही बना दूंगा। ठीक है। वेल, क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, एक ऐसी करेंसी जो छुपी हुई है। उसका वर्ड ही शुरू होता है क्रिप्टो, जो फिजिकल वर्ल्ड में तो है नहीं लेकिन है। अभी छोड़ते हैं अपन ये डेफिनेशन को कि इसको बनाया किसने बनाया था। वो एक जापानीज़ पर्सन है, सतोशी नाकामोटो। तो उन्होंने इन्वेंट तो कर दी, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब उस पर्सन को ढूंढा गया जापान में, तो जिस प्लेस पे इनका बताया गया था वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था वो पर्सन। खैर छोड़िए, ये अपने आप में एक अलग विषय है। वेल, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो बेसिकली वर्क्स ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए जल्दी जल्दी बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो होता है जिसका कोई बॉडी नहीं है, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है जिसको जो सारे लेन देन को हैंडल करे पैसों के, मतलब क्रिप्टो करेंसी के। तो ये सबके पास और सबके पास नहीं है, दोनों बातें। मतलब इसका डेटाबेस सभी के पास होता है, ठीक है। और इसको कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी हैंडल नहीं करती है। ये समझ में आया? अब इस पर अगर आप डीप जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। दूसरी बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप क्रिप्टो के द्वारा कर रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन या कई ट्रांजैक्शंस एक साथ एक ब्लॉक में सेव हो जाते हैं। कि मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर कितने ट्रांजैक्शंस हुए थे, वो एक ब्लॉक बनकर, और उस हर ब्लॉक का एक पर्टिकुलर अलग डिफरेंट एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है जो कभी रिपीट नहीं होता। फिर वो ब्लॉक बन गया, फिर उसके बाद अगले ट्रांजैक्शन जो होंगे वो अगले ब्लॉक में जाएंगे, ऐसा करते करते ब्लॉक बनते जाते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पर किसी के पास एक पर्टिकुलर बॉडी के पास रिकॉर्ड नहीं होता। ये रिकॉर्ड सबके पास भी है और सबके पास नहीं भी। आप कोई भी लेन देन को उसके जो ब्लॉक एड्रेस है उसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। ठीक, ये दो बातें क्लियर हुई। अब क्रिप्टो आखिर लाई क्यों, जब ये सब चल रहा था। अब अभी देखिए ना, अभी ज़्यादा डीप ना जाके हम ये देखें कि यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो क्रिप्टो की आवश्यकता क्यों है। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया एज एन इंजीनियर और एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैं उतना प्रो लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया फाइनेंस के मामले में, तो ये एक प्रकार से मार्केट को रन करने के लिए था और एक अलग टाइप की करेंसी चलाने का तरीका था। 2009 से इसका जन्म हुआ था। सो क्रिप्टो, अभी देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक क्रिप्टो कीमत शायद 20 लाख लगभग पहुंच गई। वो बिटकॉइन की बात करें। अरे हाँ, एक और बात, क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत बिटकॉइन, डॉगी कॉइन और लिथेरियम और कई भी हैं ऐसे, जो कई क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिटकॉइन अकेला एग्जिस्ट करता है, ऐसा कई है, ठीक है। तो होता यह है कि जब आप एक बिटकॉइन को ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत लगभग आज इंडियन रुपीज़ में 20 लाख रुपए लगभग है, या अब समथिंग, या देखो एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता इस बारे में। सो जब इनकी डिमांड बढ़ती है, देखिए डिमांड और सप्लाई पर पूरा खेल चलता है इकोनॉमिक्स का, एक सबसे पहला ही रूल है ये। जब इनकी डिमांड बढ़ती है कि हाँ, क्रिप्टो का पेमेंट हर जगह होने लगा है, आप सब्जी वाले को देने लगे हो, आप उससे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हो, आप उससे ऑनलाइन गेमिंग खेलने लगे हो, तो जब इसकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ उस कैपेसिटी में जो बननी चाहिए वो बन नहीं पाती। तो ऑटोमेटिक जब डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इस पर कैसे बढ़ती है डिमांड, इसके पीछे कई फैक्टर है, जैसे कि क्रिप्टो की माइनिंग। अच्छा हाँ, एक और बात और बता दूँ, क्रिप्टो की जो माइनिंग है उसका मतलब है कि क्रिप्टो एक्चुअली बना ही नहीं जाती, वो एक अलग ही टॉपिक। क्रिप्टो माइनिंग से नई नई क्रिप्टो करेंसी निकल के आती है, मतलब कि बिटकॉइन की और बिटकॉइन निकल के आता है। अब इस बारे में मैं डीप में बता दूंगा। सो इट इज़ द सेल्फ जनरेशन सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जो ये सब करता है, ऑटो जनरेटेड है। सो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है या जब इसका लेन देन बढ़ने लगता है तो लोग इसकी डिमांड करने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं। अब माइनिंग अगर स्लो हो रही है, मतलब बन कम रहे हैं, तो और चाहने वाले बहुत हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। कभी कभी गिरती भी है,
कि लेन देन कम होने लगते हैं, माइनिंग ज़्यादा हो जाती है, लेने वाले कम हैं। और इसके पीछे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है कि किस देश, मतलब पर्टिकुलर देश में जब ये जहाँ ये रन कर रही है वहाँ गवर्नमेंट इसको एक्सेप्टेंस कितना दे रही है, और कई रेगुलेशंस भी हैं इसको करने के, यूज़ करने के। तो ऐसा है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। और अगर आप और डीप एनालिसिस चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे कि भाई डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, हाउ इट वर्क्स, कौन देता है हमको पैसे, हु मतलब हु गिव्स द रिवॉर्ड्स टू अस ऑन द माइनिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। ठीक, ये कुछ टॉपिक हैं। और इनकी डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे कैसे होते हैं, ये तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ये जुआ अकेला है, नहीं। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड सो यू कैन डू। ओके, सो ठीक है, थैंक यू। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।